नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने मतलब लाखों लोगों को फिलॉसफी से मिलवाया है, शायद प्यार करना सिखाया है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास यॉस्टिन गॉर्डर की मशहूर किताब सोफी की दुनिया, उससे जुड़े कुछ स्रोत हैं और आज हम इन्हीं के जरिए समझेंगे कि भाई इस किताब में ऐसा क्या है, क्या खास बात है। बिल्कुल। और देखिए, ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक तरह का एक न्योता है, उन बड़े सवालों की दुनिया में झांकने का जो हम शायद रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं पीछे छोड़ देते हैं। हाँ, तो आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से ये समझें कि कैसे ये किताब एक उपन्यास के मजे को और दर्शन के गहरे विचारों को कैसे जोड़ती है। और ये चर्चा खास तौर पर उन सबके लिए भी है जो सोचते हैं कि भाई फिलॉसफी थोड़ी थोड़ी मुश्किल है या शायद थोड़ी बोरिंग। ये किताब इस सोच को बिल्कुल बदल सकती है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अनोखी किताब की परतें खोलते हैं। पहले थोड़ा इसके बारे में मतलब बेसिक जानकारी ले लेते हैं। हाँ, जरूर। तो सोफी की दुनिया, इसका जो असल नॉर्वेजियन नाम था, वो था सोफीज वेर्देन। ये 1991 में छपी थी। अच्छा। लेखक हैं योस्टिन गॉर्डर। नॉर्वे में छपी थी ये पहले, लेकिन इतनी पॉपुलर हुई, इतनी ज्यादा, कि 60 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। 60 से ज्यादा? हाँ, और ये दुनिया भर में बेस्टसेलर बन गई। जाहिर है इसमें कुछ तो ऐसा था जिसने दुनिया भर के लोगों को जोड़ा। ये सिर्फ कहानी तो नहीं है, ये पश्चिमी दर्शन के इतिहास का एक परिचय भी है ना? हाँ, और यही यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये कोई उबाऊ टेक्स्ट बुक जैसी नहीं है। गॉर्डर ने इसे एक रहस्यमयी कहानी में बुना है। तो दर्शन के जो विचार हैं, वो धीरे धीरे कहानी के साथ ही सामने आते हैं। ये दिलचस्प है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जैसा आपने कहा, दिमाग को थोड़ा घुमा देने वाली यात्रा है। हाँ। कहानी शुरू होती है एक 14 साल की लड़की से। सोफी अम्यूनिसन स्कूल से घर आती है और उसे लेटर बॉक्स में एक चिट्ठी मिलती है, गुमनाम। हम्म। भेजने वाले का नाम, पता कुछ नहीं, बस एक सवाल लिखा है, तुम कौन हो? कितना कितना सीधा सा सवाल लगता है, पर कितना गहरा है। और फिर एक और चिट्ठी आती है। हाँ, उसमें पूछा है, दुनिया कहाँ से आई। बस यहीं से सोफी के मन में सवालों का एक पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है। और फिर उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी आदमी से, अल्बर्टो नॉक्स। अल्बर्टो नॉक्स, जो उसके फिलॉसफी टीचर बन जाते हैं एक तरह से। बिल्कुल। और फिर शुरू होता है एक अनोखा कोर्स दर्शन के इतिहास का, लेकिन किसी क्लासरूम में नहीं। नहीं नहीं, चिट्ठियों के जरिए, मुलाकातों के जरिए, और कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे वो समय में पीछे चले गए हों। ऐसी काल्पनिक यात्राएं भी हैं। वाह। हाँ। तो अल्बर्टो जो है वो सोफी को पश्चिमी दर्शन की पूरी कहानी सुनाते हैं, एक क्रम से। शुरुआत होती है करीब 2500 साल पहले प्राचीन यूनान से। अच्छा। वो बताते हैं थेल्स जैसे विचारों के बारे में, जिन्होंने कहा कि दुनिया शायद पानी से बनी है। या हेराक्लाइटस, जो कहते थे सब कुछ बदल रहा है लगातार। या फिर डेमोक्रिटस, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सबसे पहले अणु यानी एटम का विचार दिया था। अरे, उस जमाने में? हाँ, मतलब ये वो पहले लोग थे जिन्होंने दुनिया को देवताओं की कहानियों से अलग, तर्क से देखने समझने की कोशिश की। और फिर कहानी आगे बढ़ती है उन बड़े नामों तक, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। सुकरात का वो तरीका था ना, सवाल पूछ पूछ कर सच निकलवाना, क्या किताब उसे भी दिखाती है? बिल्कुल, किताब दिखाती है कि कैसे सुकरात लोगों से बात करते थे, कैसे उनके विचारों की कमजोरियां सामने लाते थे और उन्हें खुद सोचने पर मजबूर करते थे। ये सिर्फ बताया नहीं गया है, अल्बर्टो और सोफी की बातचीत में वो तरीका दिखता है। फिर प्लेटो के विचारों की दुनिया है, अरस्तु का जो वर्गीकरण है, लॉजिक है, ये सब धीरे धीरे कहानी का हिस्सा बनते जाते हैं। यानी ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है बल्कि उस विचार को महसूस कराना है जैसे। एग्जैक्टली। ये सफर फिर कहाँ जाता है, यूनान के बाद? ये यात्रा पहुंचती है मध्य युग में। वहां संत ऑगस्टीन, थॉमस एक्विनास जैसे विचारक हैं, जो धर्म और दर्शन के बीच एक तरह से पुल बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। फिर आता है पुनर्जागरण, रेनेसा, जब इंसान, उसकी क्षमताएं, वो फिर से सेंटर में आ जाते हैं। यहाँ हम डेस्कार्ट से मिलते हैं। डेस्कार्ड, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। हाँ, वही, कॉजितो एर्गो सुम। उसके पीछे का तर्क क्या है वो किताब समझाती है। फिर स्पिनोजा हैं, लॉक हैं, ह्यूम हैं, जो अनुभववादी और तर्कवादी दार्शनिक थे। उनके विचारों से भी सोफी मिलती है। और ये सिलसिला आज के जमाने तक, मतलब आधुनिक युग तक चलता है? हाँ, बिल्कुल। प्रबोधन काल, जिसे एनलाइटमेंट कहते हैं, उसके कांत, रूसों से लेकर आगे बढ़ते हुए मार्क्स के सामाजिक विचार, फ्रॉइड का मनोविश्लेषण, और फिर सार्त्र जैसे अस्तित्ववादी जो जीवन के अर्थ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देते हैं।
अल्बर्टो लगभग हर मुख्य दार्शनिक धारा और उसके जरूरी विचारकों का जिक्र करते हैं। उनके जो मूल विचार हैं उन्हें सोफी के समझने लायक भाषा में रखते हैं। बाप रे, मतलब दर्शन के इतिहास की पूरी सैर। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, ये किताब सिर्फ इतिहास का पार्ट नहीं है, कहानी में कुछ और भी है। हाँ, यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है ना? एक मोड़ आता है कहानी में जो सब कुछ उलट पुलट कर देता है। हाँ, वो मेटाफिक्शनल मोड वही इस किताब को सिर्फ एक इंट्रोडक्शन से कहीं ज्यादा बनाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ना, सोफी और अल्बर्टो को कुछ अजीब चीजें महसूस होती हैं। अजीब कैसी? उन्हें लगता है जैसे कोई उनकी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, कोई बाहर से देख रहा है या शायद लिख रहा है। और फिर रहस्य खुलता है। हाँ, उन्हें पता चलता है कि वो असल में क्या? हाँ, उन्हें एल्बर्ट नॉग नाम का एक आदमी लिख रहा है। वो लेबनान में यूएन मेजर है और वो ये पूरी कहानी अपनी बेटी हिल्डे मुलर नॉग के 15वें जन्मदिन के तोहफे के तौर पर लिख रहा है। अरे वाह, ये तो सच में दिमाग घुनाने वाला है ना? ये मोड़ पाठक को एकदम चौंका देता है। अचानक कहानी के दो लेवल हो जाते हैं। एक तो सोफी की दुनिया चल रही है और दूसरी हिल्डे की दुनिया जो सोफी की कहानी पढ़ रही है। और ये सिर्फ कहानी कहने का कोई चालाक तरीका नहीं है, ये अपने आप में एक फिलोसॉफिकल सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? सवाल वास्तविकता की प्रकृति का। मतलब अगर सोफी और अल्बर्टो को यह पता चल सकता है कि वो एक कहानी का हिस्सा हैं, तो क्या हम भी किसी बड़ी कहानी, किसी बड़ी डिजाइन का हिस्सा हो सकते हैं जिसके बारे में हमें पता ना हो? ओह, ये पाठक को अपनी ही दुनिया, अपनी असलियत पर सवाल उठाने के लिए उकसाता है। वाह, ये तो सचमुच सोचने वाली बात है। और इससे वो स्वतंत्रता वाला सवाल भी जुड़ जाता है ना? सोफी और एल्बर्टो सिर्फ फिलॉसफी सीखते नहीं, वो अपने लेखक अल्बर्ट नॉग की कैद से आजाद होने की कोशिश भी करते हैं। बिल्कुल, उनका ये संघर्ष, ये कोशिश सीधे सीधे स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल और नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म की बहस को सामने लाता है। क्या हमारी कहानी पहले से लिखी है या हम उसे बदल सकते हैं? हाँ, यही सवाल सोफी और एल्बर्टो मानते हैं कि वो अपनी कहानी बदल सकते हैं, अपने बनाने वाले की मर्जी के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन यहीं एक और पेचीदा सवाल उठता है। क्या? कि क्या उनका ये विद्रोह, उनकी आजादी की कोशिश, क्या वो भी उनके लेखक की योजना का ही हिस्सा है या वो सच में स्वतंत्र हो रहे हैं? उफ, ये तो सच में उलझा देता है। मतलब ये किताब सिर्फ जवाब नहीं देती, बल्कि ज्यादा गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हाँ, और शायद यही इसका मुख्य मकसद भी है। निश्चित रूप से। और ये हमें किताब के कुछ और जरूरी विषयों पर लाता है। एक खास बात यह है कि किताब मानती है कि फिलॉसफी कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ये शुरू होती है बच्चों जैसी हैरानी से, विस्मय से, जिसे अंग्रेजी में वंडर कहते हैं। अच्छा। गॉडर का तर्क है कि हम सब पैदाइशी दार्शनिक होते हैं, दुनिया को देखकर हैरान होते हैं, सवाल पूछते हैं, पर जैसे जैसे बड़े होते हैं दुनिया हमें नॉर्मल लगने लगती है और हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो सोफी की कहानी उस बच्चे जैसी जिज्ञासा को फिर से जगाने की एक कोशिश है। ये बात तो बहुत अच्छी है। मतलब फिलॉसफी कोई सिर्फ किताबों की चीज नहीं, बल्कि दुनिया को नए नजरिए से देखने का एक तरीका है। बिल्कुल। दूसरा मुख्य विषय, जैसा हमने अभी बात की, वो वास्तविकता बनाम भ्रम का है। कहानी की बनावट ही ऐसी है कि पाठक लगातार सोचता है कि क्या सच है, क्या कहानी है, क्या कल्पना। यह हमें अपनी धारणाओं पर सवाल करना सिखाती है। और तीसरा, वो स्वतंत्रता और नियति वाला मुद्दा। सोफी का अपनी आजादी के लिए लड़ना। ये पाठक को अपनी जिंदगी में स्वतंत्रता का क्या मतलब है, उसकी क्या सीमाएं हैं, इस पर सोचने को मजबूर करता है। हाँ, क्या हम वाकई उतने स्वतंत्र हैं जितना हम सोचते हैं? यह सवाल मन में आता है। सही। और चौथा अहम विषय है सीखने और व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया। सोफी कहानी की शुरुआत में एक आम टीनेजर है, लेकिन जैसे जैसे वो सवाल पूछना सीखती है, तर्क करना सीखती है, दुनिया को समझना सीखती है, उसका नजरिया बदलता है। वो ज्यादा मैच्योर होती है। अच्छा। ये दिखाता है कि आलोचनात्मक ढंग से सोचना, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, हमारे अपने विकास के लिए कितना जरूरी है। ये सारे विषय कहानी में इतने अच्छे से घुले मिले कि पता ही नहीं चलता कब हम कहानी पढ़ते पढ़ते फिलॉसफी पर सोचने लगते हैं। जाहिर है, किताब की ये एक बहुत बड़ी खूबी है। हाँ, इसने दर्शन जैसे विषय को सबके लिए खोल दिया। भाषा बहुत सरल है, दिलचस्प है, और वो रहस्य वाली बात कि चिट्ठियां कौन भेज रहा है, एल्बर्टो कौन है, ये पाठक को बांधे रखती है। हाँ, वो जो सस्पेंस वाला एलिमेंट है वो इसे उपन्यास के तौर पर भी कामयाब बनाता है। और सबसे बड़ी बात, ये पाठक को चुपचाप बस पढ़ने नहीं देती, ये लगातार सोचने, सवाल पूछने, अपने विचार बनाने के लिए उकसाती है। ये सिर्फ जानकारी नहीं देती, सोच को जगाती है। लेकिन
क्या इसकी कोई कमजोरियां भी हैं? अक्सर होता है ना, जब किसी जटिल विषय को बहुत सरल बनाया जाता है तो कुछ गहराई वो शायद कम हो जाती है। हाँ, कुछ आलोचक यही कहते हैं। देखिए, दर्शन का इतिहास बहुत लंबा है, जटिल है, और जो गहरे दार्शनिक तर्क हैं उन्हें कुछ 100 पन्नों के उपन्यास में समेटना आसान काम नहीं है। सही बात है। तो इस प्रोसेस में जाहिर है कई विचारों का काफी सरलीकरण हुआ है। जो लोग पहले से फिलॉसफी जानते हैं उन्हें ये थोड़ा सतही लग सकता है। ये बात तो है। और कभी-कभी खासकर जब एल्बर्टो लंबे समय तक किसी एक दार्शनिक के बारे में बता रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि कहानी थोड़ी रुक सी गई है और ये एक लेक्चर जैसा हो गया है। मतलब विचारों पर जोर ज्यादा हो जाता है, कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है। ये भी एक जायज पॉइंट है। वो संतुलन बनाना मुश्किल होता है कहानी और विचारों के बीच। और वो जो मेटाफिक्शनल मोड है, जहां सोफी और हिल्डे की दुनियाएं आपस में उलझती हैं, वो कुछ पाठकों को थोड़ा कंफ्यूजिंग या जटिल लग सकता है। हाँ, कि अचानक कहानी का स्ट्रक्चर बदल गया। हाँ, जो शायद हर किसी को पसंद ना आए। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो शायद यही सरलीकरण और ये कहानी का ढांचा ही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। क्योंकि इसी वजह से तो ये किताब उन लाखों लोगों तक पहुंच पाई जो शायद कभी फिलॉसफी की कोई भारी भरकम किताब उठाते ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका मकसद कोई अकादमिक रिसर्च पेश करना नहीं है। इसका मकसद है दरवाजा खोलना, पहली चिंगारी जलाना। और इस लिहाज से ये बेहद सफल रही है। इसे अक्सर कहते भी हैं दर्शन का पाठ्यपुस्तक रूपी उपन्यास। ये दिखाती है कि सीखना मजेदार भी हो सकता है। और इसका असर सिर्फ किताबों की दुनिया तक ही नहीं रहा, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे दुनिया भर की कई स्कूलों और कॉलेजों में फिलॉसफी के शुरुआती कोर्स में इस्तेमाल किया जाता है। ये टीचरों के लिए भी एक मिसाल है कि मुश्किल विषयों को रोचक कैसे बनाया जाए। अच्छा, इतना ही नहीं, इस पर एक फिल्म भी बनी है और एक कंप्यूटर गेम भी बना है। कंप्यूटर गेम भी सोफी की दुनिया पर? हाँ, एक इंटरैक्टिव गेम जिसमें खिलाड़ी सोफी की तरह ही दार्शनिक पहेलियां सुलझाते हैं। वाह, ये तो वाकई दिखाता है कि इसका असर कितना गहरा और कितना फैला हुआ रहा है। चाया, ये अनगिनत लोगों के लिए दर्शन की दुनिया में पहला कदम बनी। तो इसका क्या मतलब निकालें हम, अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो सोफी की दुनिया असल में कहानी और फिलॉसफी का एक लाजवाब मिक्सचर है। हाँ, एक संगम कह सकते हैं। ये मुश्किल विचारों को एक दिलचस्प रहस्यमयी कहानी के जरिए आसान बना देती है। ये सिर्फ बताती नहीं बल्कि महसूस कराती है। बिल्कुल। और ये हमें याद दिलाती है कि बड़े और गहरे सवाल अक्सर बहुत ही सरल जिज्ञासा से पैदा होते हैं। वो विस्मय का भाव, वो हैरानी जो शायद हम सब में कहीं ना कहीं है, बस उसे जगाने की जरूरत है। ये किताब उस शुरुआती आश्चर्य को फिर से खोजने का एक तरह से बुलावा है। ये किताब उन लोगों के लिए वाकई बहुत काम की हो सकती है जो जल्दी और गहराई से कुछ समझना चाहते हैं लेकिन जानकारी के बोझ तले दबना नहीं चाहते। हाँ, ये दर्शन जैसे विशाल विषय को समझने का एक मजेदार शॉर्टकट देती है कहानी के रास्ते से। और इसमें वो आहा वाले पल बहुत हैं, जब कोई मुश्किल लगने वाला आइडिया, जैसे प्लेटो की गुफा वाला रूपक हो या डेस्कार्ट्स का शक करना, कहानी के जरिए अचानक समझ में आ जाता है, तो वो अनुभव बहुत संतोष देता है। ये ज्ञान को रोमांचक बनाती है। सही कहा। अब इस चर्चा के अंत में एक विचार जो हमारे स्रोतों से थोड़ा आगे जाता है लेकिन इसी किताब की आत्मा से जुड़ा है। किताब के जो मूल सवाल हैं, तुम कौन हो और दुनिया कहाँ से आई, ये सिर्फ सोफी के लिए नहीं थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में जहां हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत है लेकिन शायद सोचने का वक्त कम है, क्या इन बुनियादी सवालों पर रुककर विचार करना आज भी उतना ही जरूरी है, भले ही हम फिलॉसफी के छात्र ना हो? ये एक बहुत मौजूद सवाल है। क्या टेक्नोलॉजी और रोज की भागदौड़ हमें इन जरूरी सवालों से दूर ले जा रही है? और इन सवालों की ताकत क्या है? क्या सिर्फ इन पर सोचना ही काफी है, भले ही कोई पक्का जवाब ना मिले? क्या ये सोचने की प्रक्रिया ही हमें अपने होने के मतलब के थोड़ा करीब ला सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु छोड़ा है आपने, वाकई। इसी ख्याल के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है सोफी की दुनिया की इस वैचारिक यात्रा में आपको कुछ नया मिला होगा, कुछ सोचने को मिला होगा। जरूर मिला होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई अंतर्दृष्टि के साथ। धन्यवाद।